हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मूल निर्धारण के उद्देश्य। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था मूल निर्धारण क्या होता है, उसके तत्व क्या हैं, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या तत्व क्या हैं। अब हम जानेंगे कि उसके उद्देश्य क्या, मूल निर्धारण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, क्यों मूल निर्धारण या प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद के मूल्य लागत के अतिरिक्त विपणन रणनीति व बहुत से और उद्देश्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप हो। अब भाई, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो कॉस्ट लग रहा है आप अपना प्राइसिंग उसी बेस पे रखो। कोई आपकी मार्केटिंग में, अब अगर आप मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे और भी फैक्टर्स है मार्केटिंग में, उसको ध्यान में रख कर आपका प्राइसिंग रखना है। कंज्यूमर का टेस्ट, मार्केट कैसा, मार्केट का कंडीशन, और आप इंटरनेशनली उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको और मार्केट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को देखकर अपने प्राइस को डिसाइड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें बाज़ार भेदन या फिर प्रवेश। जब आप एंट्री करते हो मार्केट के में, एंटर करते हो या फिर जाते हो, तब आप क्या, नया बाज़ार है आपके लिए, नए बाज़ार में आप प्रवेश कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम प्राइस रखना, मिनिमम प्राइस रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को पहचानना है, कस्टमर तक पहचानने के लिए आपको उन तक पहुंचाना है। तो आप एक नॉर्मल प्राइस में अगर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे तो शायद कस्टमर उसको ख़रीदेगा, क्योंकि उसको जानना है उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट है क्या, कैसा है। तब आपके प्रोडक्ट की जब एक तरह से पब्लिसिटी होने लगेगी, लोग उसको जानने लगेंगे, तो उसका सेल अपने आप बढ़ते जाएगा। देन आप अपने मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आप स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस धीरे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम थोड़ा सा प्राइस को कम रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कभी भी नई कोई शॉप खुलती है तो वहाँ पे ऑफ़र्स रखे जाते हैं कस्टमर्स के लिए, कि कस्टमर उनको जाने, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, और वो एक सही प्राइस में आपको देते हैं या कुछ ऑफ़र्स के साथ देते हैं। तो क्या है, वो आपको एक मार्केटिंग करने का तरीका है। तो उसमें क्या प्राइस फैक्टर करता है कि प्राइस आप कम रखो तो लोग आप तक पहुंचेंगे। दूसरा है बाज़ार की मलाई उतारना। मतलब आप एक तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट को ला रहे हैं, तो अधिक मूल्य से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। मार्केट में ऐसा उत्पाद बाज़ार में बहुत ऊंचे दाम में बेचा जाता है, ताकि बाज़ार की मलाई बटोरी जा सके। प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाने पर मूल्य घटा दिया जा सकता है। अगर आपको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपके अलावा और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके देश के ही हैं, कुछ जहां आप बेच रहे हैं, जिस देश में बेच रहे हैं वहाँ के प्रोड्यूसर है, निर्माता हैं, कुछ और अन्य देश के हैं। तो आप अगर मार्केट में प्रोडक्ट को ला रहे हैं, आप अकेले हैं उस प्रोडक्ट को, आपके जैसा और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेचकर, क्योंकि आप बेस्ट क्वालिटी देंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमने जाना था कि बेस्ट प्रोडक्ट आपको देना है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसको हाई प्राइस में भी बेचेंगे तो कंज्यूमर, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लेंगे ही लेंगे। तो अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स नहीं है, उस कंडीशन में आप अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेच सकते हो। जब आपके पास उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई कंपटीशन होता है, तब आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके मार्केट में सेल कर सकते हो। तीसरा है प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए, टू फेस कंपटीशन। बहुत बार क्या होता है, मूल्य को
आपको कंपटीशन के हिसाब से प्राइस रखना पड़ता है। भाई एक तरह से प्राइस हमारे लिए क्या है, औजार की तरह है, यानी लड़ाई करने के लिए तलवार या फिर बंदूक की तरह है। अगर कोई भी प्रतियोगी नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने प्राइस को हाई करके बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉम्पिटिटर है, इससे पहले पॉइंट में कॉम्पिटिटर है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, मूल्य को कम करके चलना होगा ताकि कंज्यूमर आपके तरफ अट्रैक्ट रहे। क्योंकि कंज्यूमर का क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी इन चीपर प्राइस। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में देंगे तो कंज्यूमर आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए भी आप कम प्राइस में बेचेंगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बाज़ार अंश बदलने के लिए, यानी टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए बाज़ार अंश बढ़ाने के लिए। कभी कभी बाज़ार में अपना विक्रय बढ़ाने अर्थात अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए मूल्य कम किया जाता है। क्या होता है, अगर मार्केट में खूब सारी शॉप्स है और सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, आपको अपनी पहचान ज़्यादा करनी है, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके बेचते हो। तो सेम वही चीज़ आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी प्राइस निर्धारण करते समय ये उद्देश्य रखना है कि अगर आप मार्केट में आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना अंश अलग से बनाने के लिए, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, साथ में आपको मार्केट में ज़्यादा शेयर चाहिए, तो आप प्राइस को कम कर दीजिए। देन मार्केट में आपका अंश बढ़ते जाएगा, यानी आपकी पब्लिसिटी बढ़ते जाएगी। फिफ्थ है नए प्रतियोगियों का प्रवेश रोकने के लिए। भाई अगर सेम प्रोडक्ट को कोई दूसरे नाम से भी लॉन्च किया जाता है, यानी आपके लिए वो क्या हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। उस कॉम्पिटिटर को अगर आपको रोकना है मार्केट में आने के लिए तो आप अपना प्राइस डाउन कर दीजिए और प्रोडक्ट को बेचिए। क्योंकि अगर जो नया कॉम्पिटिटर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जितना रखा है उससे आपको प्राइस कम रख के चलना है। अगर आप उससे कम रखेंगे तो कंज्यूमर आप ही के पास रहेंगे, लेकिन अगर आपने उनसे ज़्यादा प्राइस रखा है तो कंज्यूमर क्या है, नया प्रोडक्ट आया है और चीप प्राइस में है यानी कम प्राइस में है, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनको रोकना है तो आप अपने प्राइस को डाउन कर दीजिए और लोग आपके तरफ आकर्षित रहेंगे। अगला है निवेश विनियोग की वापसी की अवधि कम करने के लिए, यानी शॉर्टनिंग पे बैक पीरियड। कभी कभी बाज़ार का भावी परिदृश्य यानी जो फ्यूचर है उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, आगे क्या होना है नहीं मालूम है। फ्यूचर में कई सारी चेंजेस आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। उस नए के चक्कर में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, छोटी होने लगती है, या फिर कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल अगर हुआ या फिर कोई नए प्रतियोगी का आपको भय है, तो ये सब के चक्कर में भी आप क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको अर्निंग हो जाए, आपको पे बैक हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तब भी आप अपने प्राइस को कम कर दीजिए और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करिए, तो आपको कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट किया, हर कोई क्या सोचता है, हर प्रोड्यूसर सोचता है हमने जितना इन्वेस्ट किया है प्रोडक्शन के लिए कम से कम हमको उससे उतना तो वापस आए, उसके साथ कुछ और प्रॉफिट भी आए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे। नेक्स्ट है शीघ्र रोकड़ा वसूली, यानी शीघ्र आपको क्या चाहिए, कैश रिकवरी करना है। एक तरह से जैसा पहला पॉइंट है, जितना आपने निवेश किया वो आपको कम टाइम पे ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तब भी आप अपने प्राइस को कम कर दीजिए, या फिर एज अ कैश डिस्काउंट देकर आप कुछ भी मतलब ट्रिक अपनाकर कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचकर वो रिकवरी कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं। नेक्स्ट है निर्यात दायित्व को निभाने के लिए,
यानी टू मीट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कभी कभी विदेशी फर्मों को एक छोटे देश के बाज़ार में तभी प्रवेश करने दिया जाता है जब वो वहाँ से भी कुछ वस्तु निर्यात करने को तैयार हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, कोका कोला को भारत के बाज़ार में प्रवेश की आज्ञा तभी दी गई थी कि जब भारत से बाहर, जहाँ से कोका कोला आता है, उस जगह आपको आप राइस निर्यात करेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे तभी। मतलब अब आपके पास क्या है, एक्सचेंज करना। आपके का दायित्व है कि आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ निर्यात करिए, तब हम आपको आपके प्रोडक्ट का निर्यात करने अपने देश में देंगे। तो ये चीज़ आप पहले से जानते, ये चीज़ पहले से होते आया है। मतलब जब हम मार्केट स्टार्ट हुआ था, मार्केटिंग क्या होता है, तभी से क्या हुआ, बाहरी लोग हमारे से मसाले लेके जाते थे, कॉटन्स लेके जाते थे, जो उनके पास नहीं वो हमसे लेके जाते थे, और जो उनके पास है उनकी मार्केटिंग यहाँ की जाती थी। तो वही चीज़ है निर्यात दायित्व को निभाने के लिए कि आप यहाँ से प्रोडक्ट आप अपने देश में तभी आज्ञा दोगे जब वहाँ का कोई प्रोडक्ट आपके देश में आएगा। भले उसका प्राइस कम में बिके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या है, आपका माल जो है कम से कम बिक रहा है, लोग उसको जान तो रहे हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त स्टॉक के निपटारे के लिए। मतलब जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया है, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, एक्स्ट्रा हो गया, उसको आपको निकालना है क्योंकि आपके पास भंडारण में प्रॉब्लम हो रही है, यानी उसको रखने के लिए दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करते हैं, कम प्राइस में भी उसको निकाल देते हैं सामान। होता है ना ये चीज़। जैसे अभी क्या हो रहा है, जितने भी मार्केट में स्टॉक है, जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं या जो एक ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं, उसको शॉपकीपर्स क्या करते हैं, दुकानदार लोग क्या करते हैं, कम प्राइस में या फिर ऑफ़र प्राइस में उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ है। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, स्टॉक को आप बाहर निकाल रहे हो किस तरीके से, कम प्राइस में, या फिर उसको कम प्राइस में आप डंप कर दो, यानी ठूस दो विदेश में। नेक्स्ट है अनुकूलतम क्षमता का उपयोग, यानी ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कई बार निर्यातक की उत्पादक क्षमता बहुत अधिक होती है, वस्तु में वे उतना माल बेच नहीं पाते। मतलब आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी है आपके प्रोडक्ट को बनाने की, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वो स्टॉक में होते जा रहा है। तो भाई उसको निकालना है, आपको विक्रय करना है, तो आप क्या करेंगे, सीमांत लागत में यानी मार्जिनल कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को निकाल देते हो। मतलब आपको जितना उस वस्तु को बनाने में लगा है वो मार्जिनल लागत आपको मिल जानी चाहिए एक तरह से। तो उस मार्जिनल कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को निकाल देते हो, निर्यात कर देते हो। नेक्स्ट है निवेश पर प्रतिलाभ पाना, यानी अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। मूल निर्धारण प्राय निवेश किए हुए धन पर एक निश्चित दर से आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निर्यात मूल्य निर्धारण का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाई जितना आपने इन्वेस्ट किया है, कई बार हम क्या सोचते हैं, कम से कम उतना वापस आए और उसके साथ कुछ प्रॉफिट भी अर्न हो। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक निश्चित दर पे आय पे क्या करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं कि कम से कम हम अपने जितना उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वेस्ट किया, कम से कम उतना वापस आए। उसके साथ अगर कुछ सरप्लस भी आ जाता है तो एज़ गुड एज़। तो यही होता है निवेश पर प्रतिलाभ पाना, यानी आप जो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम से कम वो आए, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लाभ भी आपको मिल जाए। अगला है लाभों को अधिकतम करना, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जब आपको प्रॉफिट कमाना, अधिकतर दशाओं में मूल निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। भाई
अगर आप प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, हम क्यों प्राइस डिसाइड कर रहे हैं? प्रॉफिट। भाई एक तरह से मूल्य क्या है हमारे लिए? मुद्रा है। मुद्रा के रूप में हमको उस चीज़ को कमाना है, तो अधिक से अधिक लाभ हमको कमाना है। हम क्या सोचते हैं? कम लागत में लेकिन हमको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। लागत कम लगे लेकिन उसका प्रॉफिट हम मैक्सिमम कमा सके। तो कई बार कॉस्ट हमको कितना लगा वो हम कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हम प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखें, क्योंकि अगर आप बेस्ट क्वालिटी दिए हो तो आप अपने प्राइस को अधिक भी रखकर प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो आपको अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो यह भी एक उद्देश्य रहता है कि आप प्राइस उस वैसा रखो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। बाज़ार के नेता का अनुकरण करने की नीति। अब बाज़ार के नेता कौन हो सकते हैं? जो प्राइस डिसाइड करते हैं या जिनके कारण प्राइस डिसाइड होता है। कई बार क्या होता है, कुछ निर्यातक जिनके द्वारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है उनको क्या मान लेते हैं? बाज़ार का नेता मान लेते हैं। उनके हिसाब से प्राइस डिसाइड करना वो सोचते, लेकिन ये एक विवेकपूर्ण ढंग नहीं है कि आप प्राइस उनके हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि वो बेच रहे हैं, लेकिन वो बेच किसको रहे? कस्टमर को। कस्टमर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट ले रहा है, ना कि उनके हिसाब से। तो इसलिए ये बेटर नहीं है कि आप, हो सकता है कि हाँ कस्टमर का टेस्ट वो जानते हैं, उनका प्रेफरेंस जानते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं प्राइस डिसाइड करने में। लास्ट है उत्पाद का कम और अतिरिक्त पुर्जा का अधिक मूल्य वसूल करना। भाई हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमको एक अच्छे प्राइस में मिल जाता है, लेकिन जो उसका एक एक पार्ट्स है वो हमको ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका मोस्टली ये चीज़ कहा जाता है कि उस फाइनल प्रोडक्ट को जो जिसमें सारे पुर्जे जुड़े हुए हैं उसका प्राइस उतना आपको नहीं चुकाना है, लेकिन अगर वो कहीं डैमेज हुआ या कुछ टूटा फूटा तो वो रिपेयर के टाइम उस एक पार्ट का प्राइस आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ोन लेते हो, आप 10-12 हज़ार का भी फ़ोन ले रहे हो तो ओवरऑल वो आपको प्राइस लगेगा ठीक है, लेकिन अगर मान लो फ़ोन हमसे गिर गया, टूट गया, तो उसका स्क्रीन डिस्प्ले पूरा चला गया है, तो उसको बनवाने में हमको कम से कम 1000-2000 का खर्चा आ ही जाता है। तो वो हमको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है अकॉर्डिंग टू। हम एक नया फ़ोन जब लेते हैं तो शायद उसमें उतना प्राइस इंक्लूड नहीं होता है। ओवरऑल प्राइस इंक्लूड रहता है, लेकिन वो हमको एक चीप प्राइस में मिलता है। तो थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।